हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। आज हम उत्तर प्रदेश की भू आकृति संरचना और भूगर्भ जो संरचना है आज उसको जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश की अवस्थी और आधुनिक इतिहास को अच्छी तरह से जाना, जहाँ किस किस प्रकार से एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आते हैं हमने उस प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी हैं, वहाँ पर जाकर उन वीडियो को अच्छे से देखकर और अपने प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। और उन वीडियो को देखकर जब भी आगे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जो कि टॉपिक है आज का, यानी उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक संरचना और भू आकृति। यानी उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रकार की चट्टानें हुई, यानी उत्तर प्रदेश का जो निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन चट्टानों से निर्माण उत्तर प्रदेश का हुआ और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर खनिज हैं, वो खनिज हम अगली वीडियो में कराएंगे, जो कि इसके बाद ही कुछ समय बाद जो कि वीडियो आने वाली है, जो कि आप इसमें केवल चट्टानें हमने बताई हैं जो जहाँ से एग्ज़ाम में बनते हैं। और मैंने जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं उसी प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपके प्रश्न लिए हैं, ना अंतर मैंने कोई फालतू इसमें कोई चीज़ ना जो कि आपको बोरिंग लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना भी ना भूलें, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे परिभाषा, भूवैज्ञानिक संरचना है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। जैसे भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश है किसका हिस्सा है? गोंडवाना महाद्वीप का भूभाग है। यानी गोंडवाना जो कि प्लेटें टकराई थी, यानी उसमें कुछ चट्टानों का निर्माण हुआ, उससे जो कि उत्तर प्रदेश यहाँ से इसका यानी जो कि निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश का, यानी गोंडवाना एक पर्वत था, वहाँ से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। वहीं से यानी पूरे भारत का निर्माण हुआ, वहीं से उत्तर प्रदेश का भी निर्माण हुआ। यानी उत्तर प्रदेश किसमें आता है? भारत में। इस प्रकार से यहाँ से एक एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड के में 2016 के एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश किस भूभाग के अंतर्गत आता है? गोंडवाना लैंड भूभाग या महाद्वीप के अंतर्गत या भूभाग के अंतर्गत आता है। जैसे दूसरा है, प्रदेश में भूगर्भीय जो संरचना है आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन चट्टान हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें, नंबर 2 बुंदेलखंडी की चट्टानें, नंबर 3 टर्सरीय चट्टानें, नंबर 4 क्वाटरनरी चट्टानें। ये चट्टानें हैं, इनके मैंने डेफिनेशन नहीं कराई हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि आपको अगर मैं कराता तो आपको बोरिंग लगता है। इस प्रकार से मैंने जो आपके एग्ज़ाम में संबंधित है वही लिए हैं। यहाँ जो चट्टानें हैं यहाँ पे अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसकी जो चट्टानें हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं, यानी परत के रूप में ये बनी हुई चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बताया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। अगर आपको भूगोल पढ़ेंगे जब उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, इनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं डोलोमाइट है, चूना पत्थर आदि पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर जानेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। एक प्रश्न यहीं से बनता है, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन, यानी उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भ संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश को यहीं से पूछेगा। यानी भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, यानी क्या पूछेगा? भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से एक यहाँ से प्रश्न बनता है। ये कौन कौन से हैं? एक तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र, नंबर 1, नंबर 2 गंगा और यमुना का क्षेत्र, और नंबर 3 है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यानी उत्तर प्रदेश का अब पहला पढ़ेंगे, नंबर 1 भाबर एवं तराई का क्षेत्र। भाबर और तराई का जो क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई का क्षेत्र है, जो कि पश्चिम से जो कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वह उत्तर प्रदेश का भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। यह क्षेत्र सहारनपुर से लेकर यानी कुशीनगर तक फैला हुआ है। कुशीनगर जो बिहार से लगा हुआ है वहाँ तक, जो कि सबसे ऊपर का भाग है जो उत्तर प्रदेश का, मैंने मैप में बताया था
यानी जो कि ऊपर का जो हिस्सा है, ऐसे करके ढलान है उत्तर प्रदेश का, तो ऊपर के जो हिस्सा है जैसे सहारनपुर है, हमीरपुर है, यानी सहारनपुर है, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार फैला हुआ है, जो कि मैंने इसको अच्छे से विस्तार से सब कुछ बताया गया है। जैसे प्रदेश का जो उत्तरी भाग भावर एवं तराई का क्षेत्र कहा जाता है, यानी उत्तर के भाग को, प्रदेश का जो भाग है उत्तर का, उसके भाग को तराई एवं भावर का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो कंकरीली और पथरीली मृदा जो पाई जाती है उसे भावर किसे कहा जाता है, जहाँ पर कंकड़ और पत्थर, यानी जो मिट्टी है जहाँ पर मिट्टी में कंकड़ और पत्थर पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को भावर कहते हैं। और जहाँ मिट्टी यानी एकदम पतली मिट्टी यानी महीनी प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, यानी महीन मृदा जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र, यानी तराई क्षेत्र कहा जाता है। उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं, यानी महीन मृदा। यहाँ पर जो दलदली क्षेत्र कुछ क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र, तो इस प्रकार से तराई क्षेत्र वो होता है, यानी दलदल उसका, यानी उसकी जो मिट्टी होती है बिल्कुल पतली होती है। इसका जो क्षेत्र जो मैंने बता दिया है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है, जो कि मैंने आपको एकदम सब कुछ ज़िले बता दिए हैं, यानी सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, कुशीनगर, बहराइच आदि क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जैसे अब देखते हैं नंबर तो गंगा और यमुना का मैदान क्षेत्र। गंगा और यमुना का जो मैदान क्षेत्र है, जो कि हमने जो उत्तरी भाग है, जो कि भावर एवं तराई का जो क्षेत्र है, उसके जो नीचे और दक्षिणी पठार के ऊपर, यानी जो मध्य का भाग है, उस क्षेत्र को गंगा और यमुना का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। जैसे यह क्षेत्र दक्षिण और पठारी क्षेत्र और भावर एवं तराई क्षेत्र के जो मध्य भाग को और गंगा यमुना का मैदानी भाग या विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ के द्वारा हुआ है। और गंगा की सहायक नदी हैं जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा और गंडक आदि नदियाँ, यानी जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, आदि नदियाँ यहाँ मट्टी लेकर आईं, तो यहाँ पर इन्होंने गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र को भाग को विस्तृत किया। जैसे इसकी जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है 80 से 250 मीटर तक ऊंचे क्षेत्र में विस्तृत पाया जाता है। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि यहाँ मट्टी का नया निक्षेपण होता है, यानी यहाँ नदियाँ मट्टी लेकर आती रहती हैं, तो इसका यानी मट्टी में परिवर्तन होता रहता है, तो वह मट्टी उपजाऊ होती रहती है। इस प्रकार से यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ रबी और खरीफ की फसल बहुत पैदावार अच्छी होती है। जैसे यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसका जो ढलान है पश्चिम से पूरब की ओर अधिक ढलान है, यानी जो नदी हैं यानी पश्चिम से पूरब की ओर इसका ढलान है। तो नदियाँ सभी जैसे इसका जो ढलान है इस प्रकार से ढलान है, तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है, जैसे मिट्टी आई तो ढलान में यहाँ पर मिट्टी रुक गई, तो मिट्टी इसके ऊपर नई मिट्टी आई, फिर उसके ऊपर उसने लाद दिया, और फिर नई मिट्टी आई, फिर उसके ऊपर अनेक कंकड़ ऐसे ऊपर, यानी एक चट्टान बनती गई। इस प्रकार से जो मृदा थी वो नीचे इकट्ठी हो गई और एक नवीन मृदा इसके ऊपर बनती चली गई। इस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता चला जाता है। जैसे इसी प्रकार इसका जो ढलान पूरब से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब की ओर अधिक ढलान है। गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एक तो है भांगर क्षेत्र और एक है खादर क्षेत्र। इस प्रकार के गंगा और यमुना के मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भांगर क्षेत्र और एक खादर क्षेत्र। भांगर क्षेत्र क्या होता है? भांगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी बाढ़ निरंतर नहीं पहुँच पाती है और वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। यानी पहले वर्षों कभी बाढ़ यहाँ आई थी
और फिर एक बार बाढ़ नहीं आई तो वह क्षेत्र क्या होता है, सूखा रह जाता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर क्षेत्र कहा जाता है। यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा तो यह उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता है, इसकी जो उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यह बांगर क्षेत्र कहलाता है। बांगर क्षेत्र को पुरानी मृदा भी कहते हैं, यानी बांगर क्षेत्र जो क्षेत्र है से पुरानी मृदा कहते हैं, यानी जो पुरानी हो गई, यानी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा तो ये मिट्टी कैसी होगी, पुरानी होगी, तो इसलिए इसे पुरानी मृदा कहा जाता है। जो नदियों के द्वारा प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में मिलती हैं, जैसे नदियाँ हैं, यह क्षेत्र मध्यवर्ती भाग में, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में आता है। इस प्रकार से जो नदियाँ हैं तो मध्यवर्ती भाग में बहेंगी, तो इसलिए इसे मध्यवर्ती भाग में जो मिलती हैं ज़्यादा, तो इसका विस्तार होता है। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ बाढ़ पानी नहीं पहुँच पाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। यही मैंने आपको बताया था, यानी बांगर क्षेत्र कहलाता है, यानी यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं इसको उदाहरण बताऊँ, जैसे नदी आई, मान लो नदी आई, अपने साथ नदी आएगी, अनेक पदार्थ अपने साथ लेके आएगी। तो नदी आएगी, मानो अनेक पदार्थ यहाँ लेके आएगी, तो इसने मान के चलो इसने अनेक पदार्थ लेके आई, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कुछ पदार्थ छोड़ा, फिर नदी की और नदी लेकर आई, तो इसने इसके ऊपर और कंकड़ पत्थर बालू जो थे उसमें अनेक पदार्थ ऐसे छोड़े, तो इसकी चोटी बन गई। फिर नदी आई तो ये ऊंचा हो गया, तो जब ये क्षेत्र ऊंचा हो जाएगा तो इसके पानी टकराएगा, तो इसके जो पानी टकराएगा तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ का जो क्षेत्र कैसा रहेगा, सूखा क्षेत्र रह जाएगा। पहले तो पानी इसका अच्छा जा रहा था, तो यह क्षेत्र कैसा रह जाएगा, सूखा क्षेत्र रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र कैसा रहता है, सूखा क्षेत्र रह जाता है। इस प्रकार से यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहा जाता है। अब देखते हैं नंबर 2, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है, यहाँ जो होता है निरंतर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी प्रभावित होता है, यानी वह क्षेत्र होता है जहाँ यानी प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आती जाती रहती है। जैसे आपने देखा होगा नदी के किनारे जितने सारे गांव बने होंगे, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ होती है, और वहाँ फसल होती है एकदम अच्छी फसल होती है, जो कि पैदावार वहाँ पर नदी के किनारे अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जो उर्वर शक्ति होती है काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि उसमें अनेक पदार्थ जो मिले होते हैं तो खाद का अच्छा निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर जो खेत होते हैं वहाँ इतना खाद नहीं डाला जाता है, तो वहाँ पर अच्छी पैदावार होती है। इस प्रकार से नदी के किनारे जो सभी खेत होंगे हरियाली अच्छी रहती है। इस प्रकार से सभी लोग नदी के किनारे खेत करते हैं। जैसे यह क्षेत्र नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से आता है, यानी नवीन जलोढ़ मृदा किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो बाढ़ का पानी होता है, जैसे इस साल मानो बाढ़ इस क्षेत्र में बाढ़ आई, फिर अगले से बाढ़ खत्म हुई, फिर अगली बार बाढ़ आएगी तो इस क्षेत्र को क्या करेगी, प्रभावित करेगी बाढ़। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, यानी नया बार बार पानी आता रहता है, इसलिए इसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यह क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है, यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है। ये भी पूछा जाता है तो कौन सा क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है, खादर क्षेत्र। सिंपल सा है, आपको पता है, अगर जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आएगा, पानी की अच्छी सिंचाई होगी और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, यानी इसमें अपने साथ अनेक जो पदार्थ होते हैं, जो कि मलबा होता है, यानी जो खाद बनता है वो अपने साथ लेके आती है, उन खेतों में छोड़कर चली जाती है, तो उन खेतों की ये जुताई करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, अधिक उपजाऊ पैदावार होती है। इस प्रकार से एक यहाँ से प्रश्न बनता है। एक है खादर क्षेत्र नदियों के द्वारा भारी मात्रा में आवरण क्षय होने से भीड़ों का निर्माण होता है। भीड़ क्या होता है, भीड़ ये होता है, जैसे नदी आई, काफ़ी तेज़ बाढ़ आती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बड़े बड़े जो गड्ढे हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, भीड़ का निर्माण करते हैं। जो भीड़ का निर्माण करते हैं, एक तो यमुना नदी और चंबल नदी, दो ही ऐसी नदियाँ हैं जो कि भीड़ का निर्माण करती हैं, जो कि यह सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदी हो। ज़्यादातर जो बाढ़ प्रभावित नदी होगी वो ही नदी ज़्यादातर भीड़ों का निर्माण करेगी, यानी गड्ढों का निर्माण करेगी, जगह जगह पर गड्ढे मिलना। तो इस प्रकार से यह भीड़ों का निर्माण करती है। अब देखते हैं नंबर 3, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, यानी जो कि उत्तर प्रदेश का तो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा, यानी जो कि गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है उसके जो नीचे हिस्सा होता है उस भाग को दक्षिणी का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र होता है, यह भी नदियों से प्रभावित होता है, क्योंकि जो क्षेत्र है
यहाँ जो कि ऊंचा नीचा जो क्षेत्र है ये काफ़ी जो कि बहुत ऊंचा क्षेत्र है, यानी दक्षिण का जो पठार है, तो इसलिए इसे जो कि यहाँ अधिक चोटियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे दक्षिण का पठार कहा जाता है। जैसे इस पठार में गंगा यमुना का मैदान का भाग को दक्षिण में स्थित है, यानी गंगा मैदान का जो भाग है उसके दक्षिण में स्थित है। इस पठार में समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 300 मीटर है, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है दक्षिण के पठार की 300 मीटर ऊंची है। इसका जो विस्तार है ललितपुर, झांसी, जालौन, इसका जो विस्तार है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज में सम्मिलित है, यानी इसका जो विस्तार है इन जिलों में इसका अधिक विस्तार फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर जो दक्षिण का जो पठार है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, यानी सोनभद्र में कैमूर की पहाड़ियाँ और मिर्ज़ापुर में सोनाकर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो सोनाकर की पहाड़ियाँ है यह इस चोटी की, यानी दक्षिण की जो पठार की चोटी है यह सबसे ऊंची, इस चोटी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, यानी सोनाकर की जो पहाड़ी है इस चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। आज की वीडियो यही है, इतनी है, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कम से कम वीडियो बने, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे। इस प्रकार से मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की जीके लेके आता रहूँगा, और भी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी क्लास में मैं आपको निःशुल्क कराऊँगा, और पूरा उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स भी है वो भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश की मैं पूरी जीएस आपको बिल्कुल फ्री कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। आप प्ले लिस्ट में जाकर भी सभी क्लासें अच्छे से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपने हमारी वीडियो को देखने के लिए अहम समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।